हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो प्योरली बीएचयू एमकॉम एंट्रेंस के स्टूडेंट्स के लिए है। मीन्स ये बीकॉम में आपका कवर नहीं होता है, तो एक क्लास आपका एमकॉम स्टूडेंट्स के लिए है और एक जो आपका क्लास है अकाउंट से रिलेटेड है। क्लास को हम स्टार्ट करें तो उससे पहले आपसे कुछ जनरल बात कर लेते हैं। पहली चीज की अभी जो एमकॉम लेवल पे बच्चे हैं वो थोड़ा सा घबराए हुए हैं कि टॉपिक कैसे कवर होगा, क्या सारा चीज हम पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप बेटा प्लीज पेशेंस रखिए। हमें पता है कि कब किस टॉपिक को पढ़ाना है और किस स्पीड से पढ़ाना है। ये पता है कि आप लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके तो आप में मेच्योरिटी लेवल है, हम भी मानते हैं कि, और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो ये समझते हैं कि हाँ वो बड़े आराम से कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। बट अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और फेथ रखिए कि किस वे में हमें चलना है वो हम आपको बता रहे हैं। और साथ ही साथ आप ये भी कोशिश करिए कि एमकॉम लेवल पे जो स्टूडेंट्स जुड़े हैं साथ में वो अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस बात को बताएं कि अगर वो चाहते हैं जुड़ना तो व्हाट्सएप पे जुड़े। अगर उनको लग रहा है कि हाँ हमारे साथ जुड़कर कुछ उनको बेनिफिट हो सकता है तो उनका मोस्ट वेलकम। ठीक, तो आप इस चीज को तो अपने माइंड में जरा भी मत रखिएगा कि टॉपिक कवर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा या कैसे होगा। आप देखिएगा डे बाय डे हम आपको इस तरह से ले चलेंगे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के पीछे मेरा रीजन ये है कि मैं पहले उन टॉपिक्स को बताता हूं कि जो आने वाले टाइम में आपका जो टॉपिक होगा वो उससे कोरिलेट कर सके। और अभी आपको भी पता है एमकॉम की क्लासेस स्टार्ट हुए बहुत ज्यादा दिन नहीं है, तो हम भी थोड़ा सा वेट करें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और बढ़ जाए ताकि जब हम क्लासेस की स्पीड को बढ़ाएं तो उनको भी बेनिफिट हो। नहीं तो बाद में जो बच्चे जुड़ते हैं तो उनका पुराना टॉपिक छूट चुकता है। ऐसे में भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे टॉपिक्स आप जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनके छूट ही चुके हैं, क्योंकि अकाउंट्स का बहुत सारा क्लास हो चुका है। हम बोले बिजनेस एनवायरनमेंट लगभग खत्म हो चुका है, हमारा मनी एंड बैंकिंग हाफ पोर्शन कंप्लीट है। ठीक, तो ये सारी चीजें छूट ही चुकी हैं, फिर भी आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, हमारा सारा टॉपिक कवर होगा, उसके लिए आप परेशान ना होइएगा। ठीक, आइए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं जो आपका बेसिकली नेम पे है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को हम समझें उससे पहले हम समझते हैं रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। देखिए आप भी जानते हैं कि कई बार क्या होती है, कंपनियां जो होती हैं वो काफी ज्यादा लॉस में जाती हैं। ठीक है, मीन्स वो कई साल से कंटिन्यूटी उनकी हो जाती है कि लॉस लॉस लॉस, मीन्स उनको घाटे लगते रहते हैं। तो अब कंपनी के पास दो ऑप्शन बचता है कि पहला ऑप्शन ये बचता है कि कंपनी क्या करे कि समाप्त हो जाए, मीन्स लिक्विडेशन ऑफ कंपनी हो जाए, कि कंपनी को बंद कर दिया जाए। अगर आप ये सोचिए कि फर्स्ट ऑप्शन पे वो जा रहे हैं कि मीन्स कंपनी को बंद कर देते हैं, तो इससे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने का मतलब क्या है कि जब भी कंपनी बंद होने जाती है तो एक तरीके से कर सकते हैं कि कोर्ट में जाके अपने आप को इंस्टॉलमेंट घोषित कराएगी, दिवालिया घोषित करा लेगी। और जब दिवालिया घोषित कराएगी तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो आएगी कि जो आउटसाइड लायबिलिटीज हैं उनका पेमेंट नहीं हो पाएगा। सेकेंड चीज ये है कि जो हमारा इकोनॉमिकल स्थिति है, मीन जो हमारा इकोनॉमिक है उसमें गिरावट आएगी, क्योंकि कंपनी बंद हो गई तो प्रोडक्शन वगैरह होगा नहीं। फिर साथ ही साथ हम बोले हमारा एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, वो घटेगा, मीन्स बेरोजगारी आएगी। फिर हम बोल सकते हैं हमारा कंजम्पशन घटेगा, अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो कंजम्पशन होगा नहीं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अगर एक कंपनी बंद हो जाती है तो उससे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए, ऐसी प्रॉब्लम ना आए, ऐसा सिचुएशन ना आए, हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है रिकंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन का मतलब आप जानते हैं निर्माण करना, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब पुनः निर्माण करना। मीन्स अगर कोई कंपनी बहुत ज्यादा लॉस में जा रही है, ठीक है, अब उस कंपनी को चला पाना पॉसिबल नहीं है, तो आप कुछ ऐसे अकाउंटिंग रूल्स लाओ या कुछ ऐसा प्रोसेस करो, कुछ ऐसे स्कीम्स लाओ कि वो कंपनी फिर से रिवाइव हो जाए, मीन्स वो कंपनी फिर से जिंदा हो जाए, ताकि हमारी इकोनॉमी बची रहे, हमारा क्या कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट बना रहे, कंजम्पशन बना रहे। ओवरऑल हमारी जो कह सकते हैं कि जो हम एक तरीके से कह सकते हैं पहले बहुत ज्यादा हमारा ग्रोथ था, वो ग्रोथ बहुत ज्यादा ना थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट हमारा ग्रोथ नील या निगेटिव नहीं जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या हम कहें रिकंस्ट्रक्शन का। ठीक, तो जब हम रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन मिलते हैं कि मीन्स अगर हम पुनः निर्माण की बात करें तो एक कंपनी को रिकंस्ट्रक्शन करना है तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन मिलते हैं। उसमें क्या है कि अगर हम रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन की बात किया जाए
तो आपका ये 2 टाइप्स का होता है। एक आपका होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, दूसरा होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक, एक्सटर्नल को आप कह सकते हैं बाय पुनर्निर्माण और इंटरनल को आप कह सकते हैं आंतरिक निर्माण। मीन्स जो कंपनी के बाउंड्री के अंदर, या हम कह सकते हैं कि जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी से रिलेटेड इंटरनल रिसोर्सेज होते हैं उनके थ्रू क्या किया जाए, हम कंपनी का पुनर्निर्माण कर दें। ठीक, अब हम आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि कोई भी कंपनी लिक्विडेशन में समाप्त न होकर रिकंस्ट्रक्शन क्यों होती है, और इसके डिटेल में चलते हैं। और जो कंपनी की जब बात आती है में से लिक्विडेशन का या रिकंस्ट्रक्शन का, तो यहाँ बेसिकली कोई कंपनी समाप्त होती है तब जब उसकी आउटसाइड लायबिलिटीज, या हम बोले उसकी लायबिलिटीज बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाए, तभी क्या होते हैं, कंपनी को बंद करने की बात आती है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। मीन्स अगर हम बात करें कि हमारा जो कंपनी का बैलेंस शीट होता है उस पे मेन जो हमारी प्रॉब्लम होती है, लायबिलिटी साइड में अगर अधिक प्रॉब्लम हो जाए तब हमारी कंपनी का बंद करने का नौबत आता है। या हम बोले कि हमारे जो एसेट्स हैं उनका वैल्यूएशन सही नहीं किया गया, मीन्स एसेट्स हमारे ओवर वैल्यूड हो चुके हैं इस तरीके से हो, या अंडर वैल्यूड हो गए हो, मीन्स कम वैल्यू किया गया हो, तब भी हमारी कंपनी को बंद करने की या हमारी कंपनी लॉस में जाने लगती है। तो ये सारी चीजें आती हैं। तो हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको दिखाते हैं कि अगर एक कंपनी लिक्विडेट हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, या रिकंस्ट्रक्शन हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं कि एक पर्सन थे ए, ठीक, और एक कंपनी थी। ठीक, अब कंपनी ने क्या किया, मिस्टर ए से पैसा लिया था। फॉर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि 5 है, एग्जाम्पल के तौर पे हम मानते हैं कंपनी ने ए से 5 लाख रुपए लिया था एज ए लोन। ठीक, अब ए क्या हुए, कंपनी के आउटसाइड लायबिलिटीज आपके कह सकते हैं। ठीक, कंपनी को होने क्या लगा, लॉस होने लगा, और वो लॉस कई सालों तक कंटिन्यू बना रहा। और उससे क्या हुआ कि आपको भी पता है जब लोन लिया जाता है तो उस पर इंटरेस्ट पे किया जाता है जिससे लोन लिया जाता है, और साथ ही साथ वो लोन का रिपेमेंट भी एक सर्टेन टाइम के बाद आपको करना है। कंपनी इस तरीके से लॉस में जाने लगी कि वो न तो अपना इंटरेस्ट पे कर पा रही है और न ही इस लोन का रीपेमेंट करने की कैपेबिलिटी रखती है। तो अब कंपनी ने क्या किया, मिस्टर ए के पास गए, इनको ऑप्शन देती है कि मान लीजिए हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि इनके लोन का जो इंटरेस्ट था वो एक्यूमुलेट होते हुए, मीन्स पूरा पिछले साल का कंबाइंड होते हुए वो आज की डेट में हो चुका था 5 लाख रुपए। मीन्स 5 लाख रुपए के लोन पे 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट हो चुका था और टोटल अमाउंट हो चुका था 10 लाख रुपीज का। ठीक, अब कंपनी के डायरेक्टर या हम कहें कोई भी कंपनी में मैनेजर के मिस्टर ए से बोलता है, भाई साहब आप क्या करिए, जो 10 लाख रुपए हुआ है जिसमें कि आपका 5 लाख रुपए का लोन है और 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट दोनों कंबाइंड हो चुका है, हमारी स्थिति आज की ऐसी नहीं है कि हम आपको ये 10 लाख रुपए का पेमेंट कर सके, मीन्स आपका लोन प्लस इंटरेस्ट आपको पे कर सके। तो हम ऐसे में चाहते क्या है कि आप इंटरेस्ट का अमाउंट हमें छूट दे दो, मीन्स इंटरेस्ट का अमाउंट हमसे मत लो। ये बड़े गुस्सेदार थे, कहे तुम्हारी औकात कैसी कि तुम हमारा 10 लाख रुपए है और उसमें से बोलो 5 लाख का छूट दे दे, सीधा सीधा 50%। ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो कंपनी थी वो इनको तुरंत बोलती है, कोई बात नहीं, जब आप नहीं मानते, हम प्रेम से समझा रहे थे, हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है, अब हम जा रहे हैं कोर्ट में, और कोर्ट में हम जा रहे हैं जज साहब से बोलेंगे कि जज साहब हमारे ऊपर लायबिलिटीज इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, हमारे लॉस इतने ज्यादा हो चुके हैं कि हम अपने कंपनी को कंटिन्यू नहीं कर सकते, मीन्स कंपनी चलाने में अब हम असमर्थ हैं, कृपया करके कंपनी को इंसॉल्वेंट घोषित किया जाए, मीन्स दिवालिया घोषित किया जाए। दिवालियापन की बात तब आती है बेटा कि जब आपका लायबिलिटी जो है बहुत ही ज्यादा एक्सेस हो जाए, तो ऐसे केस में क्या होता है कि कोर्ट से दिवालिया घोषित करा लिया जाता है और जो भी उनकी लायबिलिटीज होती हैं वो माफ कर दी जाती है। तो अब जब ये बोला कंपनी वाला कि हम जा रहे हैं कोर्ट और अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित कराएंगे, तो ध्यान दीजिएगा मिस्टर ए, जो आपको हम यहाँ पे 5 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं ना, उस टाइम आपको एक 5 लाख भी नहीं मिलेगा, मीन्स आपका एक 10 लाख रुपए पूरा डूब जाएगा। मिस्टर ए की बुद्धि तुरंत खुलती है कि 5 लाख डूब जाए तो डूब जाने दो, बस 5 लाख तो मिल जाए। अगर कंपनी कोर्ट चला गया तो होने क्या वाला है कि 10 लाख रुपए पूरा डूब जाएगा।
तो यहां से मिस्टर तुरंत बोले कि ठीक है भैया, अब 5 लाख रुपए चलो हम माफ कर देते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली, अगर हम आपको समझाना चाहें कि रिकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट क्यों आता है, मीन्स कोई कंपनी बंद क्यों नहीं कर दी जाती है। बंद न करने का आपको स्टार्टिंग में रीजन बताए, और साथ ही साथ ये भी आप रीजन देख लीजिए कि जो हमारे मतलब लाइबिलिटीज हैं, जो क्रेडिटर्स वगैरह हैं, तो उनके पास ये ऑप्शन हम देकर उनको समझा सकते हैं और वो तैयार भी हो जाते हैं। तो ये हमारा रिकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट है, मीन्स कंपनी को बंद न करके उसका पुनः निर्माण कर दिया जाए। और एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हमें लगता है कि एक कंपनी को बंद न करें, क्योंकि कंपनी के फॉर्मेशन में आप भी जानते हैं कि बहुत टाइम लगता है और बहुत ही कर सकते हो कि फॉर्मेलिटीज आपको करनी होती है। तो वो फिर से अगर हम कहें कि कंपनी बंद हो जाएगी, बाद में अब कोई कंपनी ओपन हो या ना हो, तो ये सारे प्रोसेस से बचने के लिए रिकंस्ट्रक्शन कर देना चाहिए कंपनी का, कि एक ऐसा ओवरहॉलिंग करना चाहिए कि वो कंपनी फिर से जीवित हो जाए, मीन्स उसका बिजनेस फिर से प्रॉफिट अर्न करने लगे। ये ज्यादा बेटर है। अब हम आते हैं अपने और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है उस पर पढ़ते हैं। When some scheme of financial arrangement keeps intact the entity of existing company, करने का मतलब यह है कि जब कोई आपका फाइनेंशियल मीन्स वित्तीय अरेंजमेंट किया जा रहा है। अब ध्यान दीजिए कि जब किसी भी कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन की बात आ रही है तो वहां पे फाइनेंशियल ही बात होगी, मीन्स पैसों की ही बात होगी, तभी तो कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। क्या अब कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन इसलिए किया जाएगा कि उसके एम्प्लॉयज खुश नहीं है या एम्प्लॉयज काम पे नहीं आ रहे, ऐसा नहीं, क्योंकि मैन पावर तो कहीं से भी आप ला सकते हैं, बाकी चीजें कर सकते हैं। लेकिन जब आपको फंड्स की प्रॉब्लम होने लगेगी, अब बहुत सारी चीजें हैं फंड्स की प्रॉब्लम होने का, कि आपको लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है या आपके पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं मिल पा रहा है, ठीक, ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो वही बात कर रहा है कि व्हेन सम स्कीम ऑफ फाइनेंशियल अरेंजमेंट कीप्स इंटैक्ट द एंटिटी ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी, मीन जो आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी है उसके कर सकते कि जो नाम है उसको बचाए रखे, मीन्स उसके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अगर कोई फाइनेंशियल अरेंजमेंट आपका किया जाता है, और वो क्या हो रहा है, नो न्यू कंपनी फॉर्म, मीन्स ऐसे तरीके आप आपके अपना जा रहे हैं, न तो कोई नई कंपनी खोली जाएगी एंड एग्जिस्टिंग कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, और न तो जो वर्तमान की कंपनी है वो समापन के तौर पे जाएगी, मीन्स समापन की स्थिति में वो नहीं जाने वाली है। कहने का मतलब आपकी वही कंपनी बरकरार रहेगी। तो ऐसी स्कीम को क्या बोला जाता है, दैट इट इज कॉल्ड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, मीन्स आंतरिक निर्माण आपका कर सकते हैं, आंतरिक पुनर्निर्माण इसको बोला जा सकता है। अब देखिए जब आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की बात आई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ना, मीन्स हमने आपको बताया रिकंस्ट्रक्शन दो है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। आपको जो पढ़ना है वो इंटरनल है और आप बीकॉम लेवल पे पढ़े भी होंगे। तो अब हम जब बात कर रहे हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, मीन्स कंपनी के आंतरिक तौर से, आंतरिक परिवेश में हम कहें कि जब कंपनी का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, दो तरीके हमारे पास होते हैं, एक है अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल, दूसरा है रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। मीन्स अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल का मतलब क्या है कि जो मेरा टोटल शेयर कैपिटल है उसी में हम क्या करें, कुछ परिवर्तन कर दें, ठीक है। कि अब दूसरा क्या है, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, जो मेरी टोटल शेयर कैपिटल है उसको घटा दें। यहाँ पे अल्टरेशन की बात है कि हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल को बढ़ा दें या उसी के अंदर हम कुछ मॉडिफिकेशन करें, वो कर सकते हैं। और दूसरा केस आपका जो आ रहा है रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, मींस जो मेरी वर्तमान में शेयर कैपिटल है उसको कम कर दें। ऐसा क्यों होता है कि अगर आपका करंट में क्या होगा कि जो कैपिटल आप इशू किए, मींस शेयर इशू किए हो वो ओवर इशू हो चुका है, मींस बहुत ज्यादा शेयर आप इशू कर दिए हो, अननेसेसरी कैपिटल आपके पास है। तो ऐसे में होता क्या कि आपको भी पता है शेयर पे आप डिविडेंड पे करते हो शेयर होल्डर्स को, और जब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा कि अननेसेसरी आपका अमाउंट एज डिविडेंड के रूप में जाने लगेगा। अब कुछ बच्चे ये कर सकते हैं कि सर डिविडेंड जो है ये तो प्रॉफिट का पार्ट है, तो अब हम आपको ये भी याद दिला दें कि शेयर दो टाइप्स के होते हैं, अगर आप याद करें, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। और प्रेफरेंस शेयर में कुछ ऐसे स्पेशल टाइप्स है शेयर के जहां पे डिविडेंड क्या होता है कि जिस साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है तो डिविडेंड एक्यूमुलेट होता है, मींस कंटिन्यू जोड़ा जाता है कि जब कंपनी को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, उस साल उस डिविडेंड को करंट ईयर का प्लस पिछले साल के डिविडेंड को पे किया जाएगा। तो ऐसे केस में एक प्रॉब्लम कंपनी को फेस करना पड़ता है डिविडेंड से रिलेटेड, ठीक। तो आपको उम्मीद करते हैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा डिविडेंड का, ठीक।
अब हम देखते हैं कि अगर अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल की बात करें तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन आता है कि इंक्रीज इन शेयर कैपिटल बाय फ्रेश इशू ऑफ शेयर। मीन्स अगर हमें एक्सेस कैपिटल की नीड्स पड़ रही है तो हम क्या कर सकते हैं कि शेयर को फ्रेश नए शेयर को इशू कर सकते हैं। और इस नए शेयर को इशू करने के लिए आप एक याद रखिएगा कि नॉर्मल आप कर सकते हो कि रेजोल्यूशन पास करा सकते हो, गवर्नमेंट से परमिशन लेकर कर सकते हो। फिर दूसरा हम बात करें कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक। मीन्स अब स्टॉक में परिवर्तन करने का मतलब आप समझिए कि जो आपके फुल्ली पेड अप शेयर होते हैं उनको अगर आप स्टॉक में कन्वर्ट कर देंगे तो जो नंबर ऑफ शेयर होते हैं वो चीजें खत्म हो जाती है। मीन्स आप ये नहीं कह सकते कि अगर हम किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, मान लो हम 5000 शेयर खरीदे थे और हमारा क्या वो टोटल पेड कर चुके हैं, मीन्स फुल्ली पेड अप शेयर होल्डर हम हैं, तो हमारे शेयर को अगर स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया गया तो हम ये कर सकते हैं कि उस कंपनी के कैपिटल में मेरा 5000 का कह सकते हैं कि अगर हम बात करें 5000 जो शेयर था वो 10 रुपीज के रेट से था 50,000 टोटल। तो हम अब जब हम स्टॉक में कन्वर्ट हो चुके हैं हम एक चीज बोल सकते हैं उस कंपनी के कैपिटल में मेरी 50,000 की भागीदारी है, लेकिन ये नहीं कर सकते कि 5,000 शेयर, क्योंकि मेरा शेयर स्टॉक में कन्वर्ट हो गया। जब स्टॉक में शेयर को कन्वर्ट कर दिया जाता है तो नंबर ऑफ शेयर का गेम खत्म हो जाता है। तो ठीक, फिर आगे बोलते हैं कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर। मान लीजिए कंपनी के पास एक्सेस पैसा है कि मीन्स एक्सेस कैपिटल है, ऑलरेडी कंपनी अर्न कर चुकी है, ठीक। तो जो आपका अनइश्यूड पोर्शन है, जो शेयर अभी इशू नहीं किया गया है उसको खत्म कर सकता है, उसको क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी कंपनी, मीन्स अपने कैपिटल को घटा देगी तरीके से। ये उसी की बात हो रही है जो आपका एग्जिस्टिंग पोर्शन की बात कर रहा है, कैंसिल कर देगा अनइश्यूड पोर्शन को जो इशू नहीं किया गया। फिर दूसरा है चेंज इन द वैल्यू ऑफ शेयर। चेंज इन द वैल्यू ऑफ शेयर का मतलब क्या है, क्या ध्यान दीजिए कि मेरे कहने का मतलब क्या है। जैसे हम कहते हैं कि कंपनी का शेयर है, एक शेयर का दाम है 10 रुपए, अब इसमें चेंज करने की बात कर रहा है। ये जो आपका टोटल कितना हो रहा है अमाउंट, यहाँ पे जान लीजिए कि 10 रुपए, या और इसको हम इजी करते हैं थोड़ा समझने के लिए। आप कुछ इस तरीके से समझिए कि कंपनी के पास 1000 शेयर है और हम मल्टीप्लाई कर दें 10 रुपए का, तो आपका टोटल कितना होगा शेयर कैपिटल 10,000। अब यहाँ पे जो बात हो रहा है चेंज इन द वैल्यू ऑफ शेयर, मीन्स इस वैल्यू में हम शेयर चेंज करें तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक इंक्रीज करने का, दूसरा डिक्रीज करने का। और इंक्रीज या डिक्रीज किसमें, इसके वैल्यू में। मीन्स अगर इस 10 रुपए को कंपनी चाहती है 100 रुपए में कर दे, मीन्स एक शेयर का दाम आप 100 रुपए में कर दे, या इसी शेयर का दाम 1 रुपए में कर दे, तो 100 रुपए या 10 रुपए 1 रुपए करने का फायदा क्या होगा कंपनी का, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर चेंज हो जाएंगे। अगर हम 100 रुपए करें तो यहाँ पे जो हमारे नंबर ऑफ शेयर होंगे 100 शेयर हो जाएगा, मीन्स नंबर ऑफ शेयर हमारे कितने 100 मल्टीप्लाइड बाई 100। या 1 रुपए करें तो हमारा नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1 रुपीज। ये आपका देख सकते हैं कि नहीं 10,000 हो जाए, क्योंकि 1000 ऑलरेडी है, 10,000 शेयर मल्टीप्लाइड बाई 1 रुपीज। तो ए है यहाँ का मतलब मीन्स चेंज इन द वैल्यू ऑफ शेयर, तो इंक्रीज और डिक्रीज की बात हुई। अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, कि आपका जो शेयर कैपिटल है उसको कम कर दिया जाए, ठीक। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि रिडक्शन इन शेयर कैपिटल तभी पॉसिबल है जब इसका परमिशन आर्टिकल में आपके दिया हो, मीन्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो आप बनाते हैं कंपनी का, उसमें क्या हो कि इस चीज की बात कही गई हो कि अगर कंपनी को कभी नीड्स पड़ेगी तो अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है। और दूसरी चीज कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराने की जरूरत पड़ती है। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या, आपका रेजोल्यूशन 2 तरीके के होते हैं, मीन्स आप कर सकते हैं कि वोटिंग की बात हम कर रहे हैं, जब भी कंपनी की मीटिंग होती है तो वहां पे दो, जैसे आप कोई भी चीज नया लाने चाहते हो तो अब 2 तरीके की होती है। एक तो होता है नॉर्मल, कोई चीज ला रहे हो बहुत नॉर्मली बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन कोई ऐसा स्कीम आप ला रहे हो जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है, कि हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा इफेक्ट डालेगा कंपनी पे। नॉर्मल चीजें के लिए आपको एक जनरल रेजोल्यूशन पास करा सकते हैं, मीन्स अगर कंपनी में हम कहें कि 100 लोग हैं तो यहाँ पे जो वोटिंग चाहिए नॉर्मल रेजोल्यूशन के लिए 51% चाहिए,
और अगेंस्ट में 49% जा सकते हैं। मीन्स अगर 51% आपके पक्ष में उठा जा सकते हैं तो नॉर्मल रेजोल्यूशन आपका पास हो जाता है। लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन के केस में आप ध्यान दीजिएगा, ये 51 का नहीं कॉन्सेप्ट आता है, वहां 75% की बात आती है एंड 25% मीन्स कम से कम आपको 75% वोट फेवर में चाहिए। इसी को हम कह सकते हैं कि 3/4 बोला जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आता है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराने के लिए कितने परसेंटेज वोट की नीड्स पड़ती है। तो आप 75% या 3/4 दोनों में से कोई भी एक जैसा ऑप्शन रहेगा उसको टिक कर सकते हैं। और नॉर्मल रेजोल्यूशन के लिए आपका क्या होता है, जनरल जो रेजोल्यूशन होता है उसके लिए 51% वोट फेवर में चाहिए। तो यहाँ पे जो हमने बात किया कि रिडक्शन इन शेयर कैपिटल की आपका स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए प्लस आपका आर्टिकल इस चीज का परमिशन दे रहा हो, ये दो बातें आई। अब बात करते हैं कि जो रिडक्शन इन शेयर कैपिटल है वो कई तरीके से किया जा सकता है। कि जैसे हम बात करें कि जो हमारे शेयर की वैल्यू है उसको घटा दिया जाए। मीन्स कि अब हम कह रहे हैं कि हम जो शेयर इशू किए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि 1000 शेयर था, ये क्या था कि 100 रुपीज का। अब इसी 100 रुपीज को हम क्या करें कि हमें शेयर की शेयर कैपिटल में रिडक्शन करना है। अब हम बोल देते हैं ये मेरा जो वैल्यू रहा शेयर का ये 50 रुपीज हो गया। तो अगर आप ध्यान दीजिए कि जब हमने इधर पहले बोला था 1000 शेयर 100 का, तो आप कह सकते हो कि 1,50,000 आपका था कैपिटल। और जब हम 50 बोले तो तुरंत क्या हुआ 50,000 हो गया। मीन्स आपकी कैपिटल ऑटोमेटिक देखिए 50,000 घट गई। ठीक, दूसरा तरीका यह है कि आपके पास अगर फुल्ली पेड अप शेयर्स हैं तो उनको क्या करिए, रिडम्पशन कर दीजिए, उनका क्या करिए वापस कर दीजिए। अब रिडम्पशन करने के भी तरीके होते हैं, ठीक, या कैंसिलेशन कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा आपके पास कैपिटल है। ठीक, तो ये सारे प्रोसेस हैं। तो आज हम ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के थ्योरी पोर्शन को किया है। जब नेक्स्ट क्लास में मिलने वाले हैं वहां पे हम इंटरनल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल पोर्शन को, मीन्स जो आपके अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स है उसको देखेंगे। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए और क्या क्या चीजें जानना जरूरी है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में वो हम बताएंगे। आज मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का आपको एक ओवरव्यू दे दिया जाए कि आपको समझ में आए कि हाँ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्यों जरूरी होता है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक, तो इसका बेनिफिट्स आप देख सकते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो बंद नहीं हो रही है, हमारी इकोनॉमी बचती है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं आता है, फिर लोगों का कह सकते हैं कि कंजम्पशन कंटिन्यू बना रहता है, भले से उसमें डिक्रीज हो जाए लेकिन कंजम्पशन में उनको प्रोडक्ट मिलते रहते हैं। तो ये हमारे सारे बेनिफिट्स हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या हम रिकंस्ट्रक्शन की बोले। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको एक टॉपिक समझ में आया होगा। क्लास कैसी लगी फीडबैक कमेंट में दीजिएगा। और ये भी ध्यान दीजिए कि आप अपने फ्रेंड्स को अधिक से अधिक जोड़िए बेटा। अगर वो जुड़ना चाहते हैं, कोई यहाँ पे बर्डन नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी जुड़ना चाहता है वो टाइमली जुड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।